नमस्कार दोस्तों। तो कल हम जो जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का जो फर्स्ट क्लास लेकर आए हुए थे, आज उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हम कुछ इस प्रकार से पढ़ चुके थे। आज हमारी क्लास कहाँ से होने वाली, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। और कल हमने जगत तक पूरा पढ़ लिया था कि 2 जगत, 3 जगत और 5 जगत किसने मतलब उसके जनक कौन है और उन सभी के बारे में, बायोलॉजी क्या होता है उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल से पूरा पढ़ चुके हैं। तो ये आज हमारी दूसरी क्लास है। आप लोग अगर इसी प्रकार से कमेंट करेंगे और सपोर्ट करेंगे तो मैं पूरा बायोलॉजी आपको बहुत सरल भाषा में इस प्रकार से कुछ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बिना देरी के आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आज हम पढ़ने वाले हैं कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके जनक कौन है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और आपके मन में आ रहा होगा कि ये इसको ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी टीचर इस टॉपिक को नहीं पढ़ाता है अच्छे से यूट्यूब पर, इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि ये टॉपिक क्या होता है, टफ होता है और यूट्यूब पर बच्चे इसको नहीं पढ़ते। हालांकि यही टॉपिक है, अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो क्या होता है, जनरली ये कंपटीशन में इसी में बच्चे क्वालिफाई होते हैं। जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वही पेपर निकाल ले जाता है और जिनसे नहीं बनता तो वो क्या है, जितना सब पढ़े हैं तो वो भी पढ़ा रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा जो नॉलेज है इसी में है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे। इनकी उपशाखाएं कौन कौन सी हैं, किसकी, जीव विज्ञान की उपशाखाएं कौन कौन सी हैं, इनके जनक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और इनका स्टडी यानी अध्ययन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए पहला हमारा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। कौन सी, अंतःस्रावी जो विज्ञान होता है जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों का या हार्मोन्स का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का और हार्मोन्स का अध्ययन किया जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, अंतःस्रावी विज्ञान बोला जाएगा। इसके जनक पूछता है, हालांकि इससे तो आप लगा सकते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां का जिसमें मतलब अध्ययन किया जाएगा अंतःस्रावी विज्ञान बोला जाएगा या साइंस बोला जाएगा। इसके जनक है थॉमस एडिसन। कौन है, थॉमस एडिसन इनके जनक है। तो आपको जनक याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन्स जो है उनके जनक कौन है, विज्ञान के जनक कौन है। दूसरा हमारा देखिए दिया, रोगों के प्रति प्रतिरोधकता क्या है, जिसमें अध्ययन किया जाता है रोगों के प्रतिरोधकता, वो किस साइंस में आएगा, हमारा प्रतिरक्षा विज्ञान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो प्रतिरक्षा विज्ञान के अंतर्गत आता है। और इसके जनक कौन है, एडवर्ड जेनर जी हैं। इसके जनक कौन है, एडवर्ड जेनर जी। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 1-2 बार रिपीट करिएगा तो पूरा नाम याद हो जाएगा, इसको आपको रटना नहीं है। दूसरा, अनुवांशिकता तथा विभिन्नता के कारण, जिसमें अध्ययन किया जाता है, किस विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो अनुवांशिकी के अंतर्गत आएगा। किसके, जेनेटिक के अंतर्गत आता है। जेनेटिक के अंतर्गत ही भाई, जेनेटिक है, अनुवांशिकता है, तो अनुवांशिकता जो विज्ञान होगा उसी के अंदर अनुवांशिकता और विभिन्नता के कारण का अध्ययन किया जाएगा। इसके जनक की बात करें तो ग्रेगर और जॉन मेंडल है। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे क्योंकि इनने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। क्या किया था, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। और अनुवांशिकता का अध्ययन किसमें किया जाएगा, तो आपका जेनेटिक चैप्टर है, जेनेटिक जो साइंस है उसमें किया जाएगा। अगला है हमारा कोशिका विज्ञान, या इसको साइटोलॉजी बोला जाता है। क्वेश्चन कभी कभी आता है, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। इसमें कोशिका की संरचना, उसकी बनावट कैसी है, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कैसी क्या है, ये सब चीजें किया होती है कोशिका विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, कोशिका की संरचना। ठीक है, और इसको मतलब इसके जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। लास्ट हमारा देखिए है सुजन की, क्या है, सुजन निकी जो है, तो इसके जो क्या है, इसके फ्रांसिस गाल्टन जी इसके जनक हैं। इसमें मानव जाति की पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें अध्ययन किसका किया जाएगा, तो जो मानव जाति की पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि मानव जाति की पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले कारक किसमें अध्ययन किया जाता है, और इस प्रकार 4 ऑप्शन दे देगा, प्रतिरक्षा विज्ञान में, अनुवांशिकी विज्ञान में, कोशिका विज्ञान में या तो सूजन निकी विज्ञान में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो लास्ट वाला होगा ये हो जाएगा। इसके जनक को आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, जनक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतना आपको याद हो गया होगा, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए दिया गया है कि कुछ और इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं, जैसे वर्गीकी। वर्गीकी का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, इसको कल हम लोग पढ़े थे, कैरोलस लीनियस जी है। कौन है, कैरोलस लीनियस जी है। इसमें जीवों की पहचान की जाती है क्योंकि ये वर्गीकरण किया गया है 5 जगत में, 3 जगत, 2 जगत में, तो इसमें जीवों का अध्ययन हो जाता है, उसका नामकरण कैसे करना है ये भी, इसका वर्गीकरण और जीवाश्म मतलब फॉसिल के बारे में पता चलता है। जीवाश्म तो ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, किसके बारे में, जीवों की पहचान, नामकरण और उसके वर्गीकरण के बारे में पता चलता है। 2 जगत, 3 जगत और 5 जगत के बारे में पता चलता है, उसके नाम के बारे में पता चलता है। किसके, कौन सा वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। जनक कौन है, कैरोलस लीनियस जी हैं। दूसरा हमारा आ गया जीवाश्मिकी। जो हमारा जीवाश्मिकी है इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, जीवाश्म का अध्ययन किया जाएगा, मतलब फॉसिल का अध्ययन किया जाएगा। इसके जनक कौन है, लियोनार्डो। कौन है, लियोनार्डो द विंसी है। कौन है, लियोनार्डो द विंसी इसके जनक है। ठीक है, अब देखिए भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान आप एम्ब्रियोलॉजी जिसको बोला जाता है, भ्रूण होता है जब बच्चा पैदा होता है उसके पहले भ्रूण अवस्था में, मतलब जो निषेचन होता है उसके बाद। देखिए इसमें क्या होगा, ये आपका हो जाएगा
पंचानन महेश्वरी क्या है, इनके कौन है, इनके जनक है पंचानन महेश्वरी हैं, भारतीय जनक है। कौन जनक है, तो ये भारत के जनक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये भारतीय है और भारतीय जनक है, तो आपको याद रखना है। कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। कौन है, ये भारतीय जनक है, तो आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके, भ्रूण विज्ञान के। ये भारतीय जनक है कौन, पंचानन महेश्वरी हैं। ये युग्मकों का निर्माण हो कैसे होता है, उसमें निषेचन कैसे होता है, उसमें भ्रूण का कैसे विकास होता है। अब देखिए खुद ही बताइए कि अगर ये भ्रूण विज्ञान है तो भ्रूण विज्ञान में क्या क्या होगा भाई, युग्मज का निर्माण कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है, भ्रूण का विकास कैसे होता है, कैसे बनता है, ये सब चीजों का अध्ययन किया जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट क्या है कि इनका नाम पूछेगा कि जनक कौन है, तो महेश्वरी जी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भारतीय जनक है। अगला देखिए सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें खेतों में उगाए जाने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका, खेतों में जो पौधे उगाए जाते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। इसके कौन जनक हैं, प्रिंसो डी क्रेसेंजी हैं। कौन है, प्रिंसो डी क्रेसेंजी जी हैं, ठीक है। बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एग्रोस्ट्रोलॉजी है, एग्रोस्ट्रोलॉजी है, इसके भी यही जनक है। इसमें घास का अध्ययन किया जाता है। पुष्प की अध्ययन किसमें किया जाएगा, तो पुष्प का भी अध्ययन एंथ्रोलॉजी में किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है, सर्प का अध्ययन किया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसका भी कौन है जनक, प्रिंसो डी क्रेसेन जी हैं, ठीक है। और ये लास्ट में हमारा दिया है पोटोजोवा विज्ञान, जिसमें पोटोजोवा का अध्ययन किया जाएगा। किसका किया जाएगा, पोटोजोवा का अध्ययन किया जाएगा। तो आप क्या याद रखिए, देखिए इनका तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, घास का अध्ययन किया जाता है। जनक कौन है, प्रिंसो डी क्रेसेन जी। एंथ्रोलॉजी में किसका किया जाएगा, पुष्प का किया जाता है। सर्पेटोलॉजी में सर्प का किया जाता है। पोटोजोवा विज्ञान में पोटोजोवा का किया जाता है। तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा ही डिफिकल्ट चैप्टर है तो आपको थोड़ा मजा कम आ रहा होगा, है ना। चलिए अगला है हमारा वर्गीकी। देखिए वर्गीकी पदानुक्रम एवं द्विनाम पद्धति, ठीक है। टैक्सोनॉमिक क्या अपन को पढ़ना है कि भाई द्विनाम पद्धति, बच्चों को द्विनाम पद्धति को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। हालांकि इसको रटना नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा। आपको ये लग रहा होगा कि मैं कुछ बता दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब देखिए कभी भी क्वेश्चन यहां से पूछ देता है इसमें सबसे नीचे, देखिए इसका अवरोही क्रम ऐसा कुछ है। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो अवरोही क्रम है, अवरोही मतलब घटते क्रम है। और अगर नीचे से ऊपर हम जाते हैं तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम दिया है। मतलब सबसे नीचे हमारा क्या होगा, जाति होगा। कौन सा होगा, जाति होगा। लिखना है तो आप लिख सकते हैं, 1 नंबर पर हमारा जाति है। फिर इसके बाद क्या होगा, हमारा वंश होगा। फिर वंश से हमारा 3 कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कुल हो जाएगा। चौथा हमारा गण होगा। 5वां हमारा वर्ग होगा। क्या होगा, हमारा वर्ग होगा। और ये 6ठा संघ या प्रभाग होता है। और ये 7वां हमारा जगत होता है। क्या होता है, जगत होता है। तो ये नीचे से मतलब बढ़ते क्रम में जमाने के लिए कभी कभी आ जाता है। ये 4 ऑप्शन दे देगा, उनको क्रम से जमाइए। तो अगर आपको याद रहेगा, पहले जाति होगा, फिर वंश होगा, फिर कुल होगा, फिर गण होगा, फिर वर्ग होगा, फिर प्रभाग होगा, फिर जगत होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्या है, देखिए अगर आपको अवरोही क्रम में जमाने को बोलता है तो ऊपर से जमाना है नीचे तक। हालांकि इसमें 4 ही ऑप्शन देता है। अगर पूरे ऑप्शन देता है तो भी आपको अगर नाम याद है तो आप कर लेंगे। अब देखिए द्विनाम पद्धति क्या होती है, बाइनोमियल जो होता है द्विनाम पद्धति क्या होती है, इसको देखिए कैसे। इसका प्रतिपादन पूछता है किसने किया था। इसका प्रतिपादन कैरोलस लीनियस ने किया था। किसने किया था, तो कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। इनकी पुस्तक कौन सी है, इनकी पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी। कौन सी है, सिस्टेमा नेचुरी है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है सिस्टेमा नेचुरी। क्या है, सिस्टेमा नेचुरी है। और ये द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, कैरोलस लीनियस जी हैं, ठीक है। नियम देखिए क्या होता है, नियम इसका है, हालांकि कभी कभी पूछ लेता है एक क्वेश्चन। नियम है, पहले क्या है, वंश आएगा मतलब जेनस आएगा, जाति या उपजाति आदि जिसमें जिसे स्पेसिस बोला जाता है का उपयोग करके विशिष्ट नाम दिया जाता है। मतलब देखिए कुछ इस प्रकार का शब्द होगा, मतलब कोई शब्द लिखा है तो पहले वंश लिखेगा। क्या लिखेगा, पहले वंश लिखेगा, फिर उसके बाद उसकी उपजाति आती है। जाति या उपजाति आप बोल सकते हैं, ठीक है, उपजाति आती है। लेकिन एक चीज समझिएगा, जो वंश यहाँ पर दिया गया है तो वंश में क्या होता है, पहला अक्षर कैपिटल होता है। क्या होता है, पहला अक्षर कैपिटल होगा, फिर सब स्मॉल चलता है। अब देखिए द्विनाम पद्धति का उपयोग क्यों पड़ा, कि भाई द्विनाम पद्धति को ही क्यों यूज अपनाया गया, कि भाई क्यों इसका नाम रखना जरूरी है। देखिए दुनिया में हर चीज का नाम अलग अलग है। अब हर लोग अलग अलग नाम लेंगे, किसी देश में दूसरा है, किसी देश में दूसरा है, तो आदमी समझ नहीं पाएगा कि कौन सी चीज है। किसी चीज की खोज होती है तो पता नहीं चलेगा कि आदमी किस चीज की खोज कर रहा है। तो वैज्ञानिकों ने इसका सॉल्यूशन सोचा कि इनके नाम रख देते हैं, जो हर देश में नाम क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे कि इनके नाम यही हैं। अगर किसी चीज से अगर खोज होती है तो उसका नाम वो मतलब फिक्स रहेगा, तो आदमी हर जगह के जान मतलब पहचान जाएंगे कि क्या हो जाएगा कि मतलब उस चीज से ये चीज बनाया गया है, ठीक है। इसलिए द्विनाम पद्धति का उपयोग किया गया। अब जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे जाति इसमें देखें, जैसे
पर देखिए हमारा शेर दिया है, क्या दिया गया है यहाँ पर, आपको चीता दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे इसका वंश होगा टिग्रिस, जैसे देखिए इसका क्या लिखा है पैंथेरा, तो पैंथेरा इसका क्या होगा, देखिए पैंथेरा दिया है ना, पैंथेरा इसका वंश है, वंश मतलब जेनस है। तो पैंथेरा में जो पी वाला लिखा है ना, तो पी हमारा बड़ा है, और ये जो टिग्रीज लिखा है तो ये हमारी जाति या उपजाति है, जिसको टाइगर दर्शा रहा है। तो जाति हमारी क्या हो जाएगी, इसकी जाति क्या है, टाइगर प्राण लिखा है, कौन सा है, टाइगर है। लेकिन ये पैंथेरा क्या है, पैंथेरा इसका वंश है, ठीक है। अभी चलिए आगे और अपन देखेंगे तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे। अब देखिए कुछ नाम है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मेढक का पूछता है, तो मेढक का क्या होता है, राणा, राणा होता है टिग्रीना, क्या होता है, राणा टिग्रीना। तो यहाँ पर जो राणा आपका दिया गया है, तो राणा क्या होगा, तो राणा आपका वंश होगा, क्या होगा, याद रखिएगा ये वंश होगा, क्योंकि ये आर देखिए बड़ा है, और ये आपका क्या होगा, जाति या उपजाति होगी, क्या होगी, जाति या उपजाति होगी। इसका नाम याद रखिएगा, मेढक क्या होता है, राणा टिग्राना होता है, ठीक है। इसी प्रकार बिल्ली का कई बार पूछ चुका है, बिल्ली का, तो बिल्ली का क्या होता है, फेलिस कैटस होगा, क्या होता है, फेलिस कैटस। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका वंश होगा, क्या होगा, आपका ये वंश होगा, तो ये आपकी जाति या उपजाति होने वाली है। तो इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसको आपको रटना है तो रट लीजिए, अब मेरे हिसाब से आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बाघ को क्या बोला जाता है, पैंथेरा, अभी हम लोग देखे टाइग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस बोला जाता है। तो पैंथेरा में देखिए पी बड़ा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट का जो वर्ड होता है, ऐसा नहीं है, स्टार्ट का जो वर्ड होता है वो हमारा वंश होता है, और ये हमारा क्या उसकी है, ये जाति दी गई। भालू को जैसे है उर्सुस थिबेटेनस, ठीक है, जिसको भी याद रख लेंगे, क्या दिया गया है, उर्सुस दिया गया है, थिबेटेनस दिया गया है भालू का। हमारा है देखिए कुत्ता, डॉग का, कैनिस ल्यूपस फैमिलियरियस, ठीक है। तो ये क्या है, कैनिस है, ल्यूपस है, फैमिलियरियस है, ठीक है। गाय का कभी कभी पूछ सकता है, तो गाय का हमारा क्या होगा, वॉस टारस होगा, क्या होगा हमारा, बॉस टारस होगा। सेम यही चीज सब में लागू होगा, वंश होगा पहले, तो इसमें बी पहले है, देखिए तो ये पहला वंश होगा, पहला मतलब पहला जो शब्द होता है वंश होता है, और दूसरा वाला जो होता है हमारा क्या होता है, जाति होता है। तेंदुआ का क्या होता है, पैंथेरा होता है, पाइडस क्या होता है, तो पैंथेरा, ये भी पैंथेरा से आता है। जैसे देखिए यहाँ पर बाघ जो था, तो बाघ भी किसकी पर, इसका वंश क्या है, बाघ वाला ही वंश है। देखिए पैंथेरा लिख रहा है ना, क्या है, पैंथेरा, तो इसका भी पैंथेरा ही है, लेकिन ये क्या है, टाइगर प्रजाति का, मतलब जाति इसकी टाइगरस है, तो टाइगरिस आ गया। और यहाँ पर क्या है, पार्डस है, तो इसकी जाति क्या है, पार्डस है, तो पार्डस जाति में आता है, ठीक है। खरगोश का क्या होता है, आर्क्टोलेगस क्यूनिकुलस है, ठीक है। ये नाम थोड़े टफ हैं, इसको याद रखना थोड़ा क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लीजिए। जैसे हाथी का, हाथी याद रख लीजिए, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ पौधों के नाम है जो इनके वैज्ञानिक नाम डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इनको याद रख लीजिए। गाजर का कभी कभी पूछता है, सेम वही चीज इसमें भी रहेगा। ये फर्स्ट वाला अक्षर जो होगा तो वंश होगा, ये आपका जाति होगा। जैसे गाजर को बोला जाता है पार्थोनियम हिस्टोफेरस बोला जाता है, ठीक है। मटर को पाइसम बोला जाता है, सैटाइवम, ठीक है, पाइसम सैटाइवम बोला जाता है। गन्ना को क्या बोला जाता है, सैकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। प्याज को बोला जाता है एलियम सेपा बोला जाता है, ठीक है। आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो कुछ चीजें ऐसे दी गई हैं, इनको आपको याद रखना है। जैसे देखिए टमाटर का क्या होता है, सोलेनम लाइको पार्सिकम, ठीक है। और बर्गर को क्या बोला जाता है, फीकस बेगालेसिस, ठीक है ये। और हल्दी को बोला जाता है कुरकुमा लौंगा, क्या बोला जाता है, कुरकुमा लौंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे वर्ग की सहवर्ग सहित कुछ जीवों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब जैसे इनके कुछ सामान्य नाम दिए गए हैं, यहाँ वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, इनका वंश दिया गया है, कौन से वंश से आते हैं, इनका कुल दिया गया है, गण दिया गया है, इनका वर्ग दिया गया है, और इनके संघ या प्रभाव दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन से आते हैं। देखिए जैसे मनुष्य की बात, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मनुष्य का। तो मनुष्य के किस कैसे जैविक इनका क्या नाम होता है, होमोसेपियंस। कैसे मनुष्य हैं, होमोसेपियंस हैं, कैसे हैं, होमोसेपियंस। इनका वंश देखिए फर्स्ट वाला शब्द क्या आएगा, वंश। ये हमारा वंश क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा, ठीक है। इनका कुल क्या होगा, तो कुल हमारा इनका क्या होने वाला है, मनुष्य का कुल क्या होता है, होमिनिडी होता है। क्या होता है, इनकी फैमिली कैसी है, होमिनिडी, ठीक है। कभी कभी नाम पूछता है तो मनुष्य का कुल क्या है, फैमिली क्या है, तो होमिनिडी है, ठीक है। और इनका गण क्या है, तो प्राइमेटा है। क्या है, मनुष्य का जो गण है क्या है, ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा है, ठीक है। और वर्ग क्या होगा, मैमेलिया, क्या होगा, मैमेलिया। मैमेलिया मतलब कैसे, देखिए मनुष्य क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, क्योंकि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो मैमल से वर्ग इनका क्या होगा, मैमेलिया हो जाएगा, ठीक है। और संघ क्या है, कार्डेटा, क्या है संघ इनका कौन सा है, कार्डेटा, क्योंकि इनके बैकबोन पाई जाती है, मतलब
मतलब रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, क्या होती हैं, इनके बैकबोन पाई जाती है, जो मेरुरज्जु होती है और हमारी जो हड्डी होती है बैकबोन पाई जाती है, तो इसलिए इनको कार्डेटा बोला जाता है। तो याद रहेगा। देखिए कैसे मनुष्य, कैसे जैविक नाम इनका क्या है, होमोसेपियन है, तो होमो क्या होगा, वंश इनका होमो हो जाएगा, पूछता है कभी तो। देखिए कुल इनका क्या होगा, होमिडिटी हो जाएगा कुल, गण होगा प्राइमेटा हो जाएगा, वर्ग क्योंकि ये मैमल्स में आते हैं तो मैमेलिया हो जाएगा, और संघ कैसा है, कार्डेटा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पढ़ लेते हैं। जैसे घरेलू मक्खी, जो घर में मक्खियां पाई जाती हैं, तो इसको जैविक नाम होता है मस्का डोमेटिस्का। क्या है, मस्का डोमेटिस्का। कैसा है, मस्का डोमेटिस्का। ठीक है, नाम थोड़ा टफ टाइप का है। तो देखिए जो वर्ड फर्स्ट आता है क्या होता है, वंश, तो मस्का ही हमारा क्या हो जाएगा भाई, मक्खी है तो मस्का, मस्का हमारा वंश हो जाएगा मक्खी का। अब देखिए कुल इसकी क्या है, म्यूसीडी, इसका कुल है म्यूसीडी। क्या है, म्यूसीडी। और गण इसका है दिपिटेरा। क्या है, दिपिटेरा। इसका गण ऑर्डर कौन सा है, दिपिटेरा है। वर्ग कौन सा है, इंसेक्टा। क्या है, इंसेक्टा इसका वर्ड है। और इसका संघ की बात करें तो कौन से, आर्थ्रोपोडा संघ का आता है। कौन से संघ का है, तो ये आर्थ्रोपोडा का संघ है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन देखिए जितने भी हम वो दिए गए हैं सभी से क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है 4-4 ऑप्शन देके हर जगह से क्वेश्चन बनाता है, तो आपको पढ़ के जाना है। आम ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो होता है मंजीफेरा इंडिका। क्या होता है, मंजीफेरा इंडिका होता है। आम का क्या होता है, मंजीफेरा इंडिका होता है। वंश इसका क्या होगा, फर्स्ट वाला वर्ड होगा मंजीफेरा हो जाएगा। आम का जो वंश है कौन सा है, मंजीफेरा है। कुल की बात करें तो कौन सा है, इनका कुल या फैमिली कौन सी है, एनाकार्डिएसी है। कौन सा है, एनाकार्डिएसी इनका फैमिली। और गण ऑर्डर की बात करें सेपीडेल्स होगा। क्या होगा, सेपीडेल्स है। वर्ग कौन से आते हैं, तो ये आते हैं वर्ग में डाइकोटेलिडनी। कौन सा, डाइकोटेलिडनी में आते हैं। और संघ कौन सा है, एंजियोस्पर्मी। इनका संघ कौन सा है, एंजियोस्पर्मी है। हालांकि इतना ज्यादा डीप अभी नहीं पूछा है, और फिर भी इतना तो पूछा है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, याद रखिएगा। गेहूं को याद रख लीजिए और आलू का, इसी प्रकार से गेहूं और आलू का आप याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हर्बेरियम जो है में पौधों में एकमात्र नमूने को कागज की शीट पर सुखाकर वह दबाकर परीक्षित करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट है तो इसको भी पढ़ना है, और ये आपको याद रखना है, क्योंकि मेरे को पढ़ाना है तो पढ़ा देंगे लेकिन आपको याद तो खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए 5 जगत वर्गीकरण में मास्टर जो मैट्रिक्स, कुछ 5 किंगडम मास्टर मैट्रिक्स है, इनको पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए कोशिका प्रकार, देखिए कोशिका प्रकार का पढ़ें। जैसे देखिए कितने जगत थे, 5 जगत। तो पहला हमारा देखिए मोनेरा, दूसरा प्रोटेस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा हमारा प्लांटी है, और 5वां हमारा है एनीमेलिया है। ठीक है, अब देखिए इनमें कोशिका का प्रकार कैसा होता है, इस बार ग्रुप डी में ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना, देखिए तो जो कोशिका का प्रकार है मोनेरा में किस प्रकार का होता है, तो मैं कल भी पढ़ाया था, ये किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में रिवीजन करा देता हूँ कैसा होता है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इनकी जो कोशिकाएं, इनका जो डीएनए होता है पूरे कोशिका में फैला होता है, ज्यादा विकसित नहीं होती है, छोटी होती हैं। और जो यूकैरियोटिक होती हैं ये ज्यादा बड़ी होती हैं, विकसित होती हैं, ये जटिल होती हैं। साथ साथ इसमें केंद्रक भी पाया जाएगा, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, इसका डीएनए मतलब प्रॉपर होता है। तो देखिए मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जबकि प्रोटिस्टा में क्या होती है, यूकैरियोटिक पाई जाती है। फंजाई में भी यूकैरियोटिक पाई जाती है, और प्लांटी में भी यूकैरियोटिक, और इसमें एनीमेलिया में भी पाई जाती है। तो कैसे याद रखेंगे पेपर में, सिर्फ आपको इतना याद रखना कि भाई मोनेरा बस में प्रोकैरियोटिक पाई जाती है, बताया सब में यूकैरियोटिक पाई जाती है। क्योंकि मोनेरा बहुत पुराना जीव है, सबसे पहले इसी को खोजा गया था, तो इसलिए मोनेरा क्या हो जाएगा, इसमें प्रोकैरियोटिक पाई जाती है। ठीक है, दूसरा इसमें कोशिका भित्ति की बात करें कि कोशिका भित्ति डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कोशिका भित्ति किसकी बनी है, तो मोनेरा की जो कोशिका भित्ति होती है ये पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मोनेरा की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, तो पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी होती है। जबकि प्रोटेस्टा कुछ में उपस्थित होता है और कुछ में उपस्थित नहीं होता है, तो इसलिए प्रोटेस्टा का ज्यादा नहीं पूछा जाता है। मोनेरा का पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी होती है। इसके बाद फंजाई में किसकी होती है, तो काइटिन की होती है। किसकी होती है, फंजाई में काइटिन की कोशिका भित्ति होती है। प्लांटी में किसकी होती है, सेलुलोज की होती है। किसकी होती है, सेलुलोज की होती है। लेकिन एनीमेलिया में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, वहां पर नहीं होता है। तो पेपर में कैसे याद रखेंगे भाई, मोनेरा में कैसी पाई जाती है, मोनेरा क्या याद रख लीजिएगा, पेप्टाइडो ग्लाइकेन की पाई जाती है। ठीक है, प्रोटिस्टा में क्या है, किसी किसी में होती है, किसी में नहीं होती है। फंजाई में क्या होती है, काइटिन की पाई जाती है, और प्लांटी में क्या होता है, सेलुलोज की पाई जाती है, और जबकि एनीमेलिया में नहीं पाई जाती है। ठीक है, 2 बार रिवीजन करेंगे आ जाएगा। तीसरा केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली देखिए मोनेरा में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। मैंने बोला कि केंद्रक ही नहीं पाया जाता मोनेरा में, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक पाई जाती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा।
समझ में आया। देखिए अगर आप इसमें प्रोकैरियोटिक आप जान गए कि भाई मोनेरा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में मैंने बताया केंद्रक ही नहीं होता, तो केंद्रक जब नहीं पाया जाएगा तो उसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी? क्योंकि केंद्रक को सुरक्षा ही नहीं देना है, तो इसमें अनुपस्थित होता है। प्रोटिस्टा में भाई क्योंकि ये यूकैरियोटिक है तो इसमें उपस्थित होगा, तो इसमें उपस्थित होगा, वही लिखा है ना उपस्थित होगा। अगर यूकैरियोटिक है तो इसमें भी उपस्थित होगा, इसमें भी उपस्थित होगा, इसमें भी उपस्थित होगा। तो देखिए मैंने क्या बताया था, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बकाया सब यूकैरियोटिक है। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, तो कोशिका झिल्ली भी नहीं पाई जाएगी। और बकाया सब में अगर यूकैरियोटिक है तो उसमें केंद्रक झिल्ली भी पाई जाएगी, ठीक है, अब केंद्रक भी पाया जाएगा। अगला देखिए इसकी शारीरिक संरचना की बात करते हैं, क्या है, बॉडी ऑर्गन्स की बात करते हैं। ये जो मोनेरा होती है किस प्रकार की होती है, कोशिकीय होती है। कैसी होती है? कोशिकीय होती है। इनकी भी कोशिकीय होती है, किसकी? प्रोटिस्टा की। लेकिन फंजाई की क्या होती है? बहुकोशिकीय होती है या ऊतक होती है। इसी प्रकार प्लांटी में भी ऊतक और अंग पाए जाते हैं, और एनिमेलिया में क्या होता है? ऊतक और अंग तंत्र भी पाया जाता है। समझ में आया? थोड़ा सा ना समझ में आया होगा। देखिए इन मोनेरा में क्या होता है, सिर्फ कोशिकाएं ही पाई जाती हैं, कोशिका से बन के बने होते हैं। प्रोटिस्टा में भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि फंजाई में, जब आगे चलेंगे फंजाई में, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं रहेंगी और कोशिकाओं से मिलकर क्या बनेगा? ऊतक रहेगा। जबकि प्लांटी में क्या होगा? ऊतक रहेगा और बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बना देंगे? अंग भी इसमें देखने को मिलते हैं। और एनिमेलिया में क्या हो जाएगा? ऊतक रहेंगे, अंग रहेगा, और अंग से मिलकर क्या है? अंग तंत्र भी रहेगा। तो मतलब ये थोड़ा डेवलप है, विकसित है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा पोषण की बात करते हैं। पोषण देखिए मोनेरा में पोषण कैसे होता है, तो मोनेरा जो होता है स्वपोषी होता है, परपोषी होता है। कैसा होता है? स्वयं पोषी मतलब खुद भी खाना बना सकता है, और परपोषी मतलब दूसरे पर भी आश्रित होता है, ठीक है। इसी प्रकार प्रोटिस्टा भी होता है, स्वपोषी होता है और परपोषी होता है। लेकिन फंजाई, मैंने कल भी बात किया रहा, फंजाई क्या होता है? परपोषी होता है, मतलब ये मृत परजीवी है, मतलब मृत मतलब सड़ी गड़ी चीजों को खाता है, ठीक है। और ये प्लांटी क्या होता है? स्वपोषी होता है, मतलब स्वयं भोजन ग्रहण करेगा। एनिमेलिया भी क्या होता है? परपोषी। ये भी क्या करता है? प्राणी समभोजी होता है, मृतपोजीवी मतलब मरे हुए जो प्राणी होते हैं उनको ये क्या करता है? खाता है, ठीक है। तो एनिमेलियन का पोषण ये है, तो पोषण याद रख लीजिएगा। देखिए प्रजनन कैसे करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रजनन से क्वेश्चन पूछता है कि मोनेरा में प्रजनन कैसे होता है? संयुग्मन के होता है। कैसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि मोनेरा में प्रजनन किस प्रकार का, तो 4 ऑप्शन दे देगा किस प्रकार का, तो संयुग्मन होता है, ठीक है। प्रोटिस्टा में कैसा होता है, तो इसमें भी युग्मन, संलयन और संयुग्मक होता है। इसमें भी सेम, दोनों में वही है। इसमें संयुग्मन होता है, इसमें युग्मन, संलयन मतलब संलयन के साथ भी होगा और संयुग्मन भी होता है। फंजाई में कैसा होता है? बीजाणु जनन होता है, निषेचन होता है इसमें, जैसे मनुष्यों में इसमें बीजाणु जनन निषेचन होता है। जबकि प्लांटी में क्या होता है? कायिक निषेचन होता है, और एनीमिया में क्या होता है? इसमें भी निषेचन होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है प्लांटी में किस प्रकार का होगा, तो कायिक निषेचन पाया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला मतलब ये वाला टॉपिक है, इसको आप पूरा पढ़ के जाइए क्योंकि हर जगह से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए मोनेरा जगत का विस्तृत वर्गीकरण, ठीक है। थोड़ा डिटेल्स में क्लासिफिकेशन करते हैं किसका? मोनेरा का, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए जो हमारा मोनेरा जगत है, ये जीवाणु, जो जीवाणु होता है इसमें क्या होता है? इसके जो ये मतलब मोनेरा जगत में वास्तविक रूप से, क्योंकि ये बहुत सबसे पुराना है और इसमें छोटे जीव पाए जाते हैं। और इसमें किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक पाई जाती है, यूकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोटिक। केंद्रक नहीं होता, तो वही देखिए लिखा गया है। देखिए इसका उदाहरण है बैक्टीरिया, तो इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या होता है? केंद्रक का अभाव होता है, तो केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे पुराने जीव सूक्ष्म जीव हैं। क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा है, ठीक है, सूक्ष्म जीव। तो आप क्या लगाएंगे? मोनेरा जगत की कौन से? जीवाणु, यहाँ पर लगा सकते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु, ठीक है, आप लगा सकते हैं। अब देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं? जो मोनेरा जगत है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है आर्की बैक्टीरिया। क्या होता है? आर्की बैक्टीरियल होता है। दूसरा होता है यू बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? यू बैक्टीरिया। जो आपका आर्की बैक्टीरिया है इसको आद्य बैक्टीरिया कहते हैं या सप्त बैक्टीरिया कहते हैं, असप्त बैक्टीरिया कहते हैं। जबकि यू बैक्टीरिया जो होता है इसको क्या बोला जाता है? सप्त बैक्टीरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सप्त बैक्टीरिया बोला जाता है। ये वाली बैक्टीरिया पाई जाती है, इसमें मीथेन होता है, जो दलदली वाली एरिया होती है, दलदली वाली एरिया में पाया जाता है। कौन सा वाला? आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है। देखिए किस में पाई जाती है? मीथेनोजेंस में पाया जाता है। कहाँ पर? इसमें मीथेन उत्पादन करता है। क्या करता है? मीथेन उत्पादन। जैसे देखिए इसका बैक्टीरिया कौन सा? उदाहरण के लिए जैसे देखें मीथेनोबैक्टीरियल, इसी से क्या मिलता है? हमको मीथेन मिलता है, मतलब मीथेन उत्पादन करता है। दूसरा है, उदाहरण है हेलोफिल्स। क्या है? हेलोफिल्स है, दूसरा हमारा हेलोफिल्स है। तो ये लमड़ी समुद्री बैक्टीरिया है। देखिए ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो देखिए ये दलदली वाले इलाके में पाया जाता है। लमड़ी मतलब जहाँ समुद्र वाला इलाका है वहां पर पाया जाता है। तो ये उदाहरण पूछता है। तो देखिए अगर आपको देखिए मीथेन
उथेन वाला जहां पर दलदली एरिया है तो कौन सा पाया जाएगा, मीथेनोजेंस पाया जाएगा, मीथेनोजेंस पाया जाएगा, उससे मीथेन उत्पन्न होगा, ठीक है, दलदली वाले इलाके में। और जहां नमक वाली एरिया है, लवड़ी एरिया है, लवड़ वाली एरिया कहां पर होगी, समुद्र में, तो वहां पर समुद्री बैक्टीरिया पाई जाती है। इसका उदाहरण कौन सा है, हेलोकोकस है। कौन सा है, हेलोकोकस। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है तो हेलोकोकस होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए थर्मो एसिडोफिल्स है। कौन सा है, थर्मो एसिडोफिल्स है। ये अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये सल्फर झरनों में उपस्थित होते हैं। कौन से, सल्फर झरने में, जो झरने होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं। और इसका उदाहरण है लोवस है। क्या है, सल्फोलोवस है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए दूसरा भी पढ़ लेते हैं कि यू जो बैक्टीरिया है, जिसको सख्त बैक्टीरिया बोला जाता है, ये कहाँ पाया जाता है। तो देखिए ये साइनो जो बैक्टीरिया होता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो नीलहरी स्वपोषी ये जीवाणु होते हैं जो BCGA इनके उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद माइकोप्लाज्मा पाया जाता है। जो माइकोप्लाज्मा है ये सूक्ष्मतम कोशिका भित्ति रहित परजीवी मृत जीवी है। क्या है, परजीवी मृत जीवी है। तो अब ये थोड़ा नाम है, नाम इनको याद रख लीजिए, कौन सा, साइनोबैक्टीरिया है और माइकोप्लाज्मा है। तो कौन से में आते हैं, यू बैक्टीरिया में आते हैं, जो सख्त बैक्टीरिया बोला जाता है। और इसमें क्या आते हैं, आर्की बैक्टीरिया में आता है, मीथेनोजेंस आता है, हेलोफिल्स आता है, थर्मो एसिडोफिल्स आता है, ठीक है। इतना अगर आप याद रखते हैं तो पेपर आपसे बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। देखिए विशिष्ट सूक्ष्म जीवों जो सहजीवी संबंध इनका थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए जो लाइकेन होता है, लाइकेन किससे मिलकर बना होता है, भाई लाइकेन जो होता है परजीवी होता है। कैसा होता है, पर सहजीवी होता है ना। देखिए कवक क्या होता है, कवक होता है इसमें, और शैवाल होता है। क्या होता है, शैवाल होता है, दो होते हैं। तो कवक और शैवाल मिलकर ही क्या करते हैं, इसमें लाइकेन बनाते हैं। क्या करते हैं, लाइकेन बनाते हैं। तो इसमें इतना आपको याद रखना है, कवक क्या करता है और शैवाल क्या करता है। शैवाल देखिए ना, शैवाल पूरा काम करता है ना, कवक काम करता है। शैवाल भोजन प्रोवाइड कराता है। क्या करता है, भोजन प्रोवाइड कराता है। जबकि कवक क्या करता है, पोषण, जो पोषक तत्व हैं उनको प्रोवाइड करता है, मतलब खनिज, जल, ये सब चीजें कवक करता है। और शैवाल हमारा भोजन मतलब प्रोवाइड कराता है, किसको, लाइकेन को प्रोवाइड करता है। और ये पाया कहाँ जाता है, तो जो हमारा लाइकेन है, देखिए लाइकेन देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, जो गांव में आप लोग जानते होंगे कुकुरमुत्ता बोला जाता है, ठीक है। लाइकेन दिया गया है। अब लाइकेन देखिए, ये नग्न चट्टान जो होती है, चट्टानों, खुली चट्टानों में प्राथमिक रूप से यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जो खुली चट्टानें होती नदियों के किनारे, तो देखे होंगे वहां पर प्राइमरी रूप से वहां पर पाया जाता है। कौन, लाइकेन पाया जाता है। और ये वायु का क्या होता है, सूचक होता है। क्या होता है, वायु का सूचक होता है। अगर वायु अच्छी है, हवा अच्छी है, तो वहां पर क्या होता है, लाइकेन ज्यादा पाया जाएगा। अगर वायु खराब है, जैसे इस समय दिल्ली की हवा खराब है, वहां पर ज्यादा दिल्ली की हवा खराब है, तो वहां पर लाइकेन कम देखने को मिलेगा। अगर वहां आप चेक करते हैं तो लाइकेन ना के बराबर होगा, क्योंकि ये सूचक होता है, ठीक है। जहां SO2 की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब ये सूचक होता है इस प्रकार से। और ये लिटमस पेपर भी इससे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर भी बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, लाइकेन से बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। और ये आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए अगर इसको पढ़ना है, देखिए कवक दिया गया है। क्या है, कवक, ये फंगी होते हैं। क्या होते हैं, फंगी। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन डिसीज। इसमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटीन मतलब फॉर सॉइल डिसीज से। जो एक कवक होते हैं तो क्या करते हैं, कवक जो मिट्टी में, जमीन में क्या होते हैं, पौधे होते हैं ना, तो मिट्टी में बहुत सारे क्या होते हैं, डिसीज मतलब बीमारियां होती हैं, तो उससे बचाते हैं। कवक क्या करते हैं, पौधों को बचाते हैं। थोड़ा समझा देते हैं तो अच्छा समझ जाओगे। देखिए कवक क्या करते हैं, कवक जो होते हैं जमीन में क्या करते हैं, ये वाले कवक, तो जो कवक मूल होंगे तो क्या करेंगे, आपके जमीन के अंदर जो मतलब मिट्टी वाले जो डिसीज मतलब बीमारियां होती हैं उनसे बचाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये कौन सा है, पाइनस है और आर्किड में, किसमें, पाइनस और आर्किड में। अब देखिए यहाँ उच्चतर पादप की जो जड़ें होती हैं उसमें क्या होता है, प्लांट रूट्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट रूट्स में। तो ये प्रोवाइड क्या करते हैं, शेल्टर। यहाँ पर कहाँ पर पाए जाते हैं, अगर आपसे पूछेगा कहाँ पर शेल्टर कहाँ पर होता है, तो इनके जड़ों में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो जड़ें हैं ना, यहाँ जड़ों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए अति सूक्ष्म आकोशिकीय संरचनाएं विषाणु, थोड़ा इनके बारे में लोग पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें ये क्या होते हैं, जो अति सूक्ष्म जो विषाणु होते हैं ये दोनों में पाए जाते हैं, सजीव और निर्जीव में दोनों पाए जाते हैं। किसमें, सजीव और निर्जीव। तो देखिए सजीव और निर्जीव का इनका एक संयोजक कड़ी होती है। क्या होती है, एक संयोजक कड़ी होती है, दोनों में, सजीव और निर्जीव में पाए जाते हैं। सजीवों में क्या होगा, निर्जीवों में क्या होगा, तो सजीवों में क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे। क्या करेंगे, प्रजनन। और निर्जीवों में बाहर क्रिस्टलीय रूप से पाए जाते हैं। निर्जीवों में बाहर क्रिस्टलीय रूप से कुछ इस प्रकार से पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए लिविंग, सजीवों में लिविंग रहेंगे। देखिए इनकी खोज किसने की थी, तो प्रथम विषाणु की खोज
इवानोवस्की ने की थी। किसने? इवानोवस्की ने की थी। ठीक है, किसमें की थी? तो टीएमवी में की थी। किसमें? टीएमवी। इसको याद रख सकते हैं, टोबैको में। किसमें? टोबैको मोसैक में किया था, वायरस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि सबसे पहले प्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने की थी। किसमें? टीएमवी में की थी। इसके अलावा क्रिस्टलीकरण, क्या है? क्रिस्टलीकरण। तो विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण स्टैनले ने किया था। किसने किया था? तो जो विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण किसने किया? तो ये स्टैनले ने किया था। कौन? स्टैनले ने। ठीक है, और इनकी प्रकृति कैसी होती है? अविकल्पी होती है, परजीवी होती है। कैसी होती है? अविकल्पी, परजीवी होती है। इनकी संरचना कैसी होती है? तो न्यूक्लिक योग प्रोटीन कण होते हैं। इसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन आवरण और प्लस न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। तो इतना डिटेल नहीं पूछता है, फिर भी इसको आपको याद रखना है। चलिए लास्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। लास्ट हमारा देखिए दिया गया है, इसी अति सूक्ष्म का क्या क्या होता है? वायराइड्स होता है और पियोन्स होता है। क्या होता है? वायराइड्स और पियोन्स होता है। इसकी खोजकर्ता किसने की थी? खोजकर्ता कौन है वायराइड्स के? इसके खोजकर्ता है टीओ डाइनर है। कौन है? टीओ डाइनर है। जबकि पियोन्स का किसने खोजकर्ता कौन है? तो ये है स्टैनले प्रूसीनर। कौन है? स्टैनले प्रूसीनर जी हैं। ठीक है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, संक्रामक प्रोटीन के अणु की जैसे होती है। और जबकि इसकी संरचना कैसी होती है? आरएनए के स्वतंत्र सूक्ष्म एवं वृत्ताकार के अणु की जैसी होती है। इससे रोग क्या होता है? डिसीज होता है। गुलदाउदी में स्टंड रोग होता है। कौन सा? गुलदाउदी में स्टंड रोग होता है। और इससे कौन सा रोग होता है? भेड़ बकरियों में स्कैबी रोग होता है, मानव में कुरु रोग होता है, और क्रूड फेल्ड जो रोग है जैकब रोग होता है। ये सब होता है। तो देखिए प्रियोन्स, इसको याद रख सकते हैं। प्रियोन्स, इसकी खोज किसने की? इसकी संरचना कैसी है? क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा प्रियोन्स की खोज किसने की? स्टैनले प्रूसीनर ने। संरचना कैसी है? संक्रामक प्रोटीन के आकार जैसे होती है। इसका रोग क्या क्या है? भेड़ बकरियों में स्कैबी रोग होता है, मानव में कुरु रोग होता है। ये सब चीजें होती है। और इसको अगर पूछेगा वायराइड्स की खोज किसने की थी? टीओ डाइनर ने की थी। संरचना कैसी? आरएनए के रूप, आरएनए के स्वतंत्र सूक्ष्म के वृत्ताकार अणु के रूप में होती है। रोग क्या होता है? गुलदाउदी में स्टंड रोग होते हैं। ठीक है, तो इसका आपको स्लाइड मिल जाएगी, मतलब इसका आपका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो क्लास आपको किस प्रकार से लगी है? मेरे को मालूम है कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसको रटना ही एक प्रकार से है। तो रटने की जरूरत नहीं है, आप 2 से 3 बार इसको पढ़ सकते हैं। बीच बीच में जैसे आज पढ़ें, फिर कल पढ़िए, फिर परसों पढ़िए, तो ऐसे धीरे धीरे आपको ये याद आ जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन वहाँ पेपर में देखने को मिलता है तो वहाँ पर आप टिक कर लेंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्लास अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए, और इसी प्रकार डेली इस क्लास को देखने के लिए, पूरा बायोलॉजी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।